टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ एसेज। ठीक है, इस क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि हर टाइप के एसेज को कैसे लिखना है। बहुत सारी चीज़ें इस क्लास के बाद आपके लिए आसान हो जाएंगी और हर टाइप का ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आल्स का ऐसे क्या होता है आप सबको पता होगा कि आल्स के ऐसे में कितने वर्ड्स लिखने हैं, किस टाइप से लिखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी पता होती हैं। नहीं भी पता तो आप कहीं से भी इसको पढ़ सुन देख सकते हो और मेनली सैंपल्स देख सकते हो। तो अगर आप आगे बढ़ें कि जो आल्स का ऐसे है उसके अंदर आपको मिलता क्या है, वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे और उसके ऊपर एक कंडीशन देंगे। जैसे पीपल शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू अग्री और डिसएग्री। कंडीशन क्या है, अग्री या डिसएग्री। आप कोई भी साइड ले सकते हो। जो आपकी स्टेटमेंट है उसको आप करते हो पैराफ्रेज, और जो भी कंडीशन है उसके ऊपर आप लेते हो पोजीशन। इसको थीसिस भी बोल देते हैं बहुत सारे टीचर्स कि थीसिस है ये। ठीक है, अब एक आल्स का ऐसे है, उसको किस वे में लिखना है, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मैं बच्चों को करवाता हूँ उसके अंदर मेनली अपन 4 पैराग्राफ्स लेके चलते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, पैराफ्रेज एंड पोजीशन। मतलब जो उन्होंने दिया वही पैराफ्रेज करके लिख दिया सबसे पहले। और इट मींस कि आपने उनका दिया हुआ क्वेश्चन कह लो या स्टेटमेंट कह लो वो आपने लिखी और उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं किया। आपने क्या किया, सिर्फ इंग्लिश का जादू दिखाया, द मैजिक ऑफ योर लैंग्वेज। जो आपको आती है जितनी इंग्लिश, उसमें आपने उसके वर्ड मीनिंग्स बदल दिए, ग्रामर का चेंज कर दिया। और जब एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट पता है, जब वो आपका पैराफ्रेज पढ़े तो उसको लगे कि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। एंड यू हैव टू चेंज द वर्ड्स और ग्रामर, नॉट द मीनिंग। अगर मीनिंग ही बदल दिया तो फिर तो आपने वो ऐसे लिख दिया ना जो पेपर में आया नहीं। इसलिए पैराफ्रेजिंग के टाइम बड़ा ध्यान रखना चाहिए और पैराफ्रेजिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब 2-4 सिनोनिम्स बदल दो, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन कर दो, जैसे इंप्रूव का इंप्रूवमेंट कर दो, तो उससे थोड़ी ग्रामर भी चेंज हो जाएगी और प्रैक्टिस करने से ये क्लियर कर दोगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है पोजीशन। क्या है, पोजीशन। आपने उस स्टेटमेंट के बारे में क्या आंसर दिया, क्या सोचा, क्या बोला, आपके मन में क्या है। ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा कि आपकी पोजीशन ही है जो अहम रोल अदा करती है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर ऐसे। तो पूरा ऐसे इसी के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आता है, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन लिखी। सेकंड पैराग्राफ आता है जो, उसको मैं बोलता हूँ बॉडी पैराग्राफ, मास्टर बॉडी पैराग्राफ 1। उसके बाद आएगा मास्टर बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। इस पैराग्राफ में क्या लिखना है, इस पैराग्राफ में क्या लिखना है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि जो आपको टास्क 2 मिला है, स्टेटमेंट और कंडीशन मिली है, वो क्या है। मेनली अगर अपन इसको लेके चलें, नंबर 1 डिस्कस बोथ व्यूज, नंबर 2 पॉजिटिव नेगेटिव या एडवांटेज डिसएडवांटेज, नंबर 3 कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, नंबर 4 मिक्स ऐसे होता है, एंड नंबर 5 अग्री एंड डिसअग्री। अब मैं हर एक ऐसे के बारे में आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है अपन इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां से यहां पर लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो में क्या लिखना है, BP1 BP2 में क्या लिखना है, सारे ऐसे का आज आपको व्यू मिल जाएगा। हर एक ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसमें 2 ही चीजें आएंगी, पहली पैराफ्रेज, दूसरी पोजीशन। आप पोजीशन लिखोगे। उसके बाद आ गया BP1।
उसमें आधा ऐसे लिखा जाता है, DP2 में आधा ऐसे लिखा जाता है जो मेन आपने लिखना होता है। एंड में कंक्लूजन, ये समरी होती है पूरे ऐसे की। ये 4 चीजें होती हैं। अब इसको अपन लागू करते हैं डिस्कस बोथ व्यू के मेथड से। पहले मैं आपको डिस्कस बोथ व्यूज अच्छे से समझा देता हूं एक एग्जांपल के साथ। तो डिस्कस बोथ व्यूज को अब ध्यान से देखो कि डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे होता क्या है। इस ऐसे के अंदर आपको 2 साइड्स मिलेंगी, 2 व्यू मिलेंगे लोगों के। कभी भी एक व्यू नहीं मिलेगा, कभी 3 व्यू नहीं मिलेंगे। यू विल गेट 2 व्यूज, 2 साइड्स। और वो आपको क्या कहेंगे? डिस्कस द बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। जैसे some people say that parents should send their children to schools for their education, full stop. Others argue that children should be taught at home. Discuss the both views and give your opinion. अब इसमें क्या है, उन्होंने 2 व्यू दिए। पहला व्यू, एक साइड के लोग कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए, दूसरे लोग कह रहे हैं कि घर पे पढ़ाओ। डिस्कस द बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब ये फॉर्मेट कैसे लागू होगा? सबसे पहले आप इसको पैराफ्रेज करोगे, और मैं आपको बता दूं, मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे ऐसे के जो 4 पैराग्राफ्स हैं, इनको मैं बोलता हूं फॉर्मेट। तो जब मैं फॉर्मेट वर्ड बोलूं तो मतलब पूरा ऐसे, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स को बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। तो जो टेम्पलेट है वर्ड, वो थोड़ा, उससे बहुत सारे बच्चे चलते भी हैं और बहुत सारे बच्चे खुश भी हो जाते हैं उसको देख के। बट आई वुड से कि आपकी टेम्पलेट और आपकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नहीं करना वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले ऐसे इसको देखते हैं। तो 2 साइड है। अब आप दोनों साइड के पॉइंट देखो, और वो पॉइंट कैसे निकालने हैं, वो इस बात को आपने ध्यान में रखना है ऑलवेज। वाई आल्स के ऐसे की सबसे बुरी चीज बच्चे लिख आते हैं हाउ। हाउ नहीं लिखना, अपा ने लिखना है वाई। क्या लिखना है? वाई। तो अब अगली चीज है, जो आपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहिए, आपने 2 रीजन निकाले या 2 आइडियाज निकाले कि ये कारण है इसके पीछे, ठीक है। और दूसरी साइड आपने 2 निकाले कि बच्चों को घर पे क्यों पढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग। दोनों साइड आ गई आपके सामने। जब दोनों साइड आपके सामने आ गई तो आपने देखना कि कौन सी साइड हैवी है। और हैवी का मतलब ये नहीं होता कि 3 वो लिख दो, 2 लिख दो पॉइंट एक साइड, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है कि अपने सामने ये आ गया कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये साइड हैवी होगी। हैवी करने का मतलब ये नहीं कि एक साइड, जो मैंने अभी बताया कि 2 पॉइंट लिख दिए, एक साइड 3 लिख दिए, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? हैवी कैसे दिखाओगे अपनी साइड को? लैंग्वेज के थ्रू। टेस्ट किसका है? इंग्लिश लैंग्वेज का। मतलब आप बेईमानी कर रहे हो, और सामने वाला कौन है? एग्जामिनर, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है आल्स का। आप उसको बेईमानी करके कैसे हरा दोगे? तो वही चीज है, इन चीजों से बचना है। मैं पिछले 10-12 सालों से, 15 सालों से बच्चों की अलग अलग तरह की बातें जो मेरे को आके बताते हैं और सुन रहा हूं, तो प्रॉब्लम यही आती है, गलत तरीके से उनको टीच किया जाता है। आपने दो पॉइंट रखने हैं, लेकिन साइड हैवी दिखेगी आपके पॉइंट से, आपके एक्सप्लेनेशन से, आपके एग्जाम्पल से, आपकी लैंग्वेज से। आपकी लैंग्वेज दिखाती है कि कौन सी चीज हैवी है साइड, कौन सी नहीं है। तो 2 पॉइंट लिखने हैं। तो अब इस बात को समझो कि डिस्कस बोथ व्यूज कैसे है, और हम कौन सी साइड है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो दूसरी साइड कौन सी है कि बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहिए। तो जो घर पे पढ़ाने वाली साइड है उसको आप सपोर्ट नहीं करते, आप सपोर्ट करते कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए, आप उस साइड है। तो आ गया डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन आ गया कि आप कौन सी साइड हो, स्कूल वाली साइड। अब आप अलग से ओपिनियन नहीं दे सकते। कई बार मैंने बच्चों को कहा है कि सर हमें सिखाया गया है कि अलग से 3rd बॉडी पैराग्राफ बनाकर उसमें ओपिनियन दो। क्या ओपिनियन दोगे आप? जा तो स्कूल में पढ़ाओ, जा घर पे पढ़ाओ, और तीसरा ओपिनियन कौन सा दोगे? तो अपोज साइड आगे कि घर पे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब जो दूसरी साइड है, अब 2 साइड है,
एक बात का ध्यान रखना, दोनों साइड के हमेशा पॉजिटिव्स लिखने हैं, नेगेटिव मत लिख देना। वो कह रहे हैं कि बच्चों को घर पे पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ? उनके अपने आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो वही चीज अपने वाई से निकालनी है। और यहां पे लिखेंगे अपन, मैं इसको बोल देता हूं वो साइड जिसको अपन सपोर्ट नहीं करते, सेकंड साइड बोल देता हूं इसको, जिसको अपन सपोर्ट नहीं करते। तो यहां पे आप 2 पॉइंट लिखोगे, वाई बच्चों को घर पे पढ़ाना चाहिए। लेखा आप ही रहे हो, दिखाना इस तरीके से है कि ये वो लोग कह रहे हैं, जो अपा कह रहे हैं, जो अपनी वाली साइड है उसके 2 पॉइंट वाई से लिखेंगे। और वो पॉइंट्स क्या होंगे कि मैं क्यों कहता हूं, या मैं इस साइड में क्यों हूं, उन लोगों की साइड में जो लोग कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो ओबियस आप अपने पॉइंट जब बाद में लिखोगे तो अपनी साइड वैसे ही थोड़ी हैवी दिखेगी, क्योंकि ऊपर वाली बात कट सी जाती है। अब एंड में आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है? कंक्लूजन में होता है जी पोजीशन को रिपीट करना, रिपीट पोजीशन, और समरी अपनी साइड के पॉइंट्स की, जो आपकी साइड के पॉइंट है। अब देखो, पोजीशन में आपने क्लियर कट कह दिया कि मैं स्कूल वाली साइड हूं, BP1 में आपने होम वाली साइड लिखी, BP2 में स्कूल वाली साइड लिखी, एंड कंक्लूजन में भी आपने पोजीशन के थ्रू कह दिया कि मैं स्कूल वाली साइड हूं और स्कूल वाली साइड के पॉइंट्स की समरी लिख दी। इस तरीके से पूरा डिस्कस बोथ व्यूज कैसे लिखा जाता है। कोई भी एग्जांपल आ जाए, हम कुछ सम पीपल से दैट स्कूल चिल्ड्रन शुड बी गिवन होमवर्क, और दूसरी साइड कहते हैं कि होमवर्क शुड नॉट बी गिवन, होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। आपको लगता है, जब मुझे लगता है कि होमवर्क दिया जाना चाहिए, तो मैं पहले कौन सी साइड लिखूंगा? जो लोग कहते हैं होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं? 2 पॉइंट्स। और जो मैं अपनी साइड, जिस साइड में हूं, उन लोगों के साथ मैं लिखूंगा कि मैं क्यों कहता हूं, जब वो लोग क्यों कहते हैं कि होमवर्क दिया जाना चाहिए। एंड में उसी साइड के समरी के पॉइंट्स। तो ये होता है डिस्कस बोथ व्यूज कैसे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज में। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपने जो अपनी साइड हैवी दिखानी है वो लैंग्वेज के थ्रू दिखानी है। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। तो इस केस में जो बड़ा वो प्रॉब्लम रहती है। पहली बात आपको बता दूं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉजिटिव, नेगेटिव, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, ये एक ही ऐसे होता है। दूसरा जो इसके अंदर ऐसे है जो प्रॉब्लम करता है, वो दूसरा ऐसे नहीं है, ऐसे एक ही है, आउटवे वाला। डू एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, इसमें बच्चों को फंसाया जाता है। तो डरने की बात नहीं है, सेम ही चीज है। आउटवे का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। आउटवे का मतलब क्या है? ज्यादा वजनदार होना, ज्यादा हैवी होना, ठीक है। तो आउटवे आप किसके थ्रू दिखाओगे? इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। कोई ऐसे थोड़ी है कि दूसरी साइड में आप मान के चलो, आप कहते हो कि एडवांटेज आउटवे करते हैं डिसएडवांटेज को, डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेज ज्यादा है। तो अब क्या करोगे? डिसएडवांटेज 2 लिख दोगे, एडवांटेज 3 लिख दोगे। ये गलत तरीका है। नंबर की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज के थ्रू आपने दिखाना है आउटवे करने का, ठीक है। तो सेम चीज है इसके अंदर कि आपने, ये डिस्कशन ऐसे में आती है दोनों ऐसे, आपने क्या करना है? जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक अपा लेते हैं कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स नाउअडेज दे गो अब्रॉड फॉर देयर स्टडी, फॉर देयर हायर स्टडी, ठीक है। डू एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो आपने 2 एडवांटेजेस या 2 पॉजिटिव या 2 मेरिट्स लिख लेनी है, एक ही चीज है तीनों। नेगेटिव, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स, एक ही चीज है, 2-2 लिख लेने हैं। आप लिख प्लान करते टाइम 4-4 लो, लेकिन 2-2 आपको सही लगे बिल्कुल, वो आप रख लेते हो। तो आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो वो आप बाद में लिखोगे BP2 के अंदर, और BP1 में क्या लिखोगे? डिसएडवांटेजेस, जो कि आपको लगता है कि कम बारी हैं, ठीक है। तो पहले आपने वाई से 2 डिसएडवांटेजेस लिख दिए। पोजीशन में आपने कह दिया कि मुझे लगता है एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, तो पहले आप लिखोगे डिसएडवांटेजेस और फिर लिखोगे एडवांटेजेस। एंड में समरी के थ्रू भी आप बताओगे, रिपीट करोगे जब आप पोजीशन को, उसके थ्रू भी आप बताओगे। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन
उसके बाद आप बताओगे। तो कंक्लूजन के अंदर हम पोजीशन को रिपीट करते हैं, रिपीट के थ्रू भी आप कह देते हो कि एडवांटेजेस, जैसे आप कह रहे थे कि एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, तो देन अपनी साइड है जो BP2 में आपने लिखा आपने कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो एडवांटेजेस की समरी आ जाएगी। ये पूरा रहेगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और आउटवे वाली दिमाग से बात निकाल दो कि ये कोई अलग ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है ना। एक ही ऐसे है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, जो एडवांटेज जो भी है उसको निकाल के आपने उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तीसरा ऐसे आ गया, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन ऐसे। इसके अंदर 3 ऐसेज होते हैं। पहला रीजन सोल्यूशन, कॉज को यहाँ पे रीजन मान के चलो एक बार के लिए, रीजन सोल्यूशन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपने ऊपर पैराफ्रेज करना है, पोजीशन आपको जो सिखाई जाती है वो आपने लिखनी है। BP1 में रीजंस आ जाएंगे, BP2 में सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और पोजीशन आप रिपीट करोगे, दोनों चीजें लिखोगे, रीजंस भी सॉल्यूशंस भी, ठीक है। समरी में वही चीज, दोनों रीजंस की समरी बना दो, दोनों सॉल्यूशंस की समरी बना दो। तो दूसरा ऐसे है इसके अंदर, वो है रीजन इफेक्ट। सेम चीज है, आपने क्या करना है, BP1 के अंदर रीजन लिखने हैं, BP2 के अंदर उसके इफेक्ट्स लिखने हैं, और कंक्लूजन में क्या करना है, रीजंस की समरी, इफेक्ट्स की समरी। तीसरा ऐसे जो बहुत कम आता है वो है इफेक्ट सोल्यूशन। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, BP1 में इफेक्ट, BP2 में सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर 3 एसेस बन जाते हैं। उसके बाद आ गया मिक्स ऐसे, इसको आप ध्यान से समझो। मिक्स ऐसे को कॉम्बिनेशन ऐसे भी बोलते हैं, इसको 2 साइडेड ऐसे भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिक्स ऐसे में वो 2 टाइप के मिक्स ऐसे पूछते हैं। जो पहला ऐसे है वो मिक्सचर होता है, रीजन पूछ लेते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव पूछ लेते हैं, रीजन पूछ लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव पूछ लेते हैं। मान लो आजकल फादर्स घर पे रहते हैं और मदर्स काम पे जाती हैं, फादर्स टेक केयर करते हैं बच्चों के और मदर्स जॉब करती हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? 2 ऐसे आगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, मिक्स ऐसे है, कॉम्बिनेशन ऐसे है, या 2 साइडेड ऐसे है, एक ऐसे के 3 नाम है। अब आपने क्या करना है, BP1 के अंदर आपने लिखने हैं 2 रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है। नॉर्मली सोचें तो मदर्स एजुकेटेड, आजकल विमेन एम्पावरमेंट यानी कि उसकी वजह से ज़्यादा एजुकेटेड हैं औरतें, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन, तो ठीक है वो काम कर रही हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। तो BP2 के अंदर आपने बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। 2 पॉजिटिव निकाल लो, पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव 2 नहीं आ रहे, 2 नेगेटिव लिख दो। और इससे भी एक और सोल्यूशन है, ना 2 पॉजिटिव आ रहे हैं ना 2 नेगेटिव आ रहे हैं, एक पॉजिटिव लिख दो एक नेगेटिव लिख दो। आप कनेक्टिंग लाइन में सीधा लिख सकते हो जब आप BP2 स्टार्ट करोगे कि मुझे लगता है कि इस ट्रेंड के या इसके दोनों हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। पॉजिटिव लिख दो और नेगेटिव लिख दो। एंड में आपने पोजीशन को रिपीट करना है, दोनों रीजंस की समरी दे दो, और एक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव उसकी समरी दे दो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो दूसरा ऐसे है मिक्स के अंदर, उसमें सिंपली आप समझ लो, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, उसकी कोई टेम्पलेट नहीं है, और आप देखोगे उसके बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है। जहां से आप देखते हैं इंटरनेट या यूट्यूब पर, करना क्या है कि उसमें आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, यू विल गेट 2 क्वेश्चंस, दे विल गिव यू 2 क्वेश्चंस। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में 2 पॉइंट देने हैं BP1 में, और 2 पॉइंट देने हैं BP2 के अंदर दूसरे क्वेश्चन के। पहले क्वेश्चन के 2 पॉइंट BP1 में, दूसरे क्वेश्चन के 2 पॉइंट BP2 में, एंड में उन्हीं चीजों की चारों की समरी। दैट वुड बी योर कॉम्बिनेशन ऐसे। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, अग्री डिसअग्री। इस ऐसे के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की जाती हैं बच्चों के द्वारा। इसमें मैं आपको बता दूं कि मेनली 2 टाइप के ऐसेज होते हैं, और दोनों के आगे 2-2 टाइप होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी।
अब मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी गलती होती है पोजीशन की, जो बच्चों को लिखनी सिखाई जाती है, सबसे बड़ी गलती। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। पहला ऐसे है अपना कि अग्री डिसएग्री कैसे है, ठीक है। उस ऐसे में मान लो मैं ये कह रहा हूं कि जो एडवर्टीजमेंट्स बच्चों को टारगेट करती हैं उनको टीवी स्क्रीन से बैन कर दिया जाना चाहिए, उनको हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो आप कहते हो हाँ जी मैं इसके साथ अग्री करता हूं, मैं इसके साथ अग्री करता हूं, उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो आप दोनों बॉडी पैराग्राफ अग्री के ही लिखोगे, डिसअग्री के नहीं लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। आप अपनी पोजीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। ऊपर आप कह दो कि मैं अग्री करता हूं जी, इन एडवर्टीजमेंट्स को हटा दिया जाना चाहिए, नीचे आप डिसअग्री होके लिख रहे हो कि नहीं हटाना चाहिए, तो ये तो बात ही उल्ट होगी ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। अब इस ऐसे के अंदर एक चीज आई है, नई चीज, वो ये आप एक ही ऐसे के ऊपर 4 पॉइंट सोचना बहुत मुश्किल है। 2 पॉइंट सोचे तो BP1 में 1 पॉइंट लिखेंगे अपन, और BP2 में 1 पॉइंट लिखेंगे। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपने आइडियाज को, 100 वर्ड्स लिखेंगे। उससे क्या होएगा, 250 वर्ड्स पूरे हो। मेन तो बॉडी पैराग्राफ्स ही आते हैं, ज्यादातर वर्ड्स तो मेन होते हैं बॉडी पैराग्राफ है, लेकिन 250 वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे, तो क्या करें। इसका सोल्यूशन ये है कि आप 3 पॉइंट सोचो और इसके अंदर 3 बॉडी पैराग्राफ बनाओ, जिसको आप बोलते हैं MVP 1 2 3। इसके अंदर 3 बनाओ, तीनों में एक एक पॉइंट लिखो, एक एक पॉइंट पे 60 to 70 वर्ड्स लिखो, और आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। और मेरी क्लास में एकमात्र ऐसे है जिसके अंदर अपन अग्री डिसएग्री का पहला सिंपल ऐसे, जिसके अंदर अपन ये बनाते हैं, 2 बॉडी पैराग्राफ नहीं बनाते, 3 बनाते हैं, 3 पॉइंट लिखते हैं। आप अग्री हो तो भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, डिसएग्री हो तो भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, और ये सिंपल ऐसे है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है दूसरा ऐसे, इसी का दूसरा ऐसे, पहला कवर कर लिया, इसी का दूसरा ऐसे। एक सिंपल स्टेटमेंट मिलती है आपको पहले ऐसे में, दूसरे ऐसे में भी सिंपल स्टेटमेंट मिलेगी, कंपैरिजन नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें 2 चीजें कही गई हैं। जैसे मैंने आपको एक ऐसे दिया था जिसके अंदर था कि 21st सेंचुरी में एनिमल्स की कोई जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर एनिमल्स इन 21st सेंचुरी, सो इनको बचाने के लिए प्रोटेक्टिंग देम इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। ये आ गया टू वे, बोल देता हूं मैं इसको टू वे। टू वे मतलब उन्होंने 2 बातें कही हैं, और उसका कह रहे हैं डू यू अग्री और डिसअग्री। अब ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आप किसके साथ डिसअग्री हो कि 21st सेंचुरी में जो एनिमल्स है उनकी कोई जगह नहीं है, या इसके साथ अग्री डिसअग्री हो कि उनको प्रोटेक्ट करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक स्टेटमेंट के साथ जा रहे हो, आप लिख रहे हो 3 पॉइंट आपने लिख दिए कि इनको बचाना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, इसका मतलब आपने टास्क रिस्पॉन्स का 50% स्कोर गवा दिया। क्यों? दूसरी स्टेटमेंट के बारे में तो आपने बात ही नहीं की। यस और नो? तो 2 स्टेटमेंट्स आ गई हैं इसके अंदर, यानी कि टू वे, 2 चीजें आ गई हैं, आपने दोनों के बारे में लिखना है। क्या 21st सेंचुरी में एनिमल्स की जगह नहीं है? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हर एक सेंचुरी में उनकी जगह है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस में, हर एक चीज में, है ना। तो पहले के साथ आप डिसएग्री हो गए कि नहीं भाई मुझे लगता है उनकी जगह है, और दूसरा उनको बचाना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, तो उसके साथ भी पर डिसएग्री है, नहीं उनको बचाना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है। दोनों बातों को प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, BP1 में 2 पॉइंट लिखोगे कि क्यों 21st सेंचुरी में उतने ही इंपॉर्टेंट है एनिमल्स जितने पहले थे या जितने फ्यूचर में होंगे, और दूसरे में आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो
दोनों पॉइंट लिख दिए आप लोगों ने, तो 2 पॉइंट इसमें 2 पॉइंट इसमें, बड़े आसानी से ये ऐसे आपका कवर हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें टू वे यानी कि डबल स्टेटमेंट है, हम दोनों के बारे में लिख रहे हैं लेकिन एक स्टेटमेंट के बारे में मेरे पास 1 पॉइंट है और दूसरी स्टेटमेंट के बारे में 2 पॉइंट है। जैसे पहला 21st सेंचुरी में एनिमल्स की जगह है, इसके लिए मेरे पास सिर्फ 1 ही पॉइंट है, और उनको बचाना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है, प्रोटेक्ट करना, इसके लिए मेरे पास 2 पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो, 3 बॉडी पैराग्राफ बना सकते हो, एक में 1 पॉइंट, दूसरे में 1 पॉइंट, तीसरे में 1 पॉइंट। अब एक साइड का 1 पॉइंट है, एक साइड के 2 पॉइंट है, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आप डिसएग्री में लिख रहे हो, तीनों पॉइंट ही आपके उसके डिसएग्री में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एंड में आपने अपनी पोजीशन को रिपीट करना है सेम। यहाँ पे आप कहते हो आई अग्री विद दिस व्यू पॉइंट, वहां पे आप कह सकते हो कि आई फेवर दिस व्यू पॉइंट, ठीक है, और एंड में समरी दे देनी है अपनी साइड की। तो ये थे अग्री डिसएग्री वाले दोनों ऐसे, जिसमें जो सिंपल ऐसे हैं, कंपैरिजन नहीं है, यानी कि 1 वे 2 वे, एक में सिंगल स्टेटमेंट है, एक में डबल स्टेटमेंट है। उसके बाद आ गया दूसरा टाइप अग्री डिसएग्री का, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव ऐसे, कंपैरिजन वाला। इसमें आपको 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन दी होगी, जैसे सम पीपल से दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल। तो सरकार को बीमारियों के इलाज पर ज्यादा खर्च करना चाहिए और इस चीज पर खर्च नहीं करना चाहिए, लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में जागरूक करने में, अवेयर करने में। दूसरा पॉइंट लेता हूं, सरकार को सिटीज के अंदर ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, घर नहीं बनाने चाहिए। 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन आ रही है। गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन स्पेस रिसर्च रेदर देन बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटी पर सरकार को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। तो इस केस के अंदर 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मेरी टीचिंग का, उस बेस पे ज्यादातर आप इसके साथ डिसएग्री होते हैं और आप बोलते हैं कि दोनों पर इक्वल पैसा खर्च करना जरूरी है। जैसे बीमारियों के इलाज पर भी पैसा खर्च होना चाहिए और रोकथाम, जिसको बोलते हैं कि लोगों को अवेयर करने पर भी पैसा खर्च होना चाहिए, दोनों बराबर जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं सिटी के अंदर ट्रीज भी लगाने चाहिए और घर भी बनाने चाहिए, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। स्पेस रिसर्च पर भी पैसा खर्च करना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज पर भी पैसा खर्च करना चाहिए। अब इसको आप करेंगे कैसे? सबसे पहले वही पैराफ्रेज एंड पोजीशन, और पोजीशन आप कह सकते हो कि दोनों पर पैसा खर्च करना या दोनों काम करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। BP1 में आप 2 पॉइंट लिखोगे कि एक साइड के ऊपर 2 पॉइंट कि ट्रीज लगाना क्यों जरूरी है सिटी में, दूसरी साइड आप लिखोगे कि घर बनाना क्यों जरूरी है। दोनों के दोनों पॉइंट्स आप 2 पॉइंट आप लिखोगे दोनों टॉपिक्स के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर, और कंक्लूजन में आप अपनी पोजीशन को रिपीट करोगे और समरी में आप बताओगे कि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, तो लास्ट ऐसे हिडन कंपैरेटिव ऐसे, अग्री डिसएग्री का लास्ट पार्ट, ये द मोस्ट डेंजरस ऐसे होता है, सबसे मुश्किल ऐसे होता है। क्या कि बच्चे इसमें आधा ऐसे लिख के छोड़ आते हैं। आधे ऐसे का मतलब ये नहीं कि 2 पैरे लिख दिए 2 लिखे नहीं, लिखा तो पूरा होता है लेकिन इसका टास्क रिस्पॉन्स आधा रह जाता है। हर एक एरिया को आप कवर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आधा एरिया इसके अंदर हिडन होता है। तो यहाँ पे लेके चले ऐसे को कि हिडन कंपैरेटिव ऐसे कौन सा होता है। अगर मैं ये कहूं कि इन अ जॉब मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, कि मनी ही सबसे बड़ी चीज है। इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ टीचिंग, टीचिंग के अंदर इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी चीजें है ही नहीं। तो इसका मीनिंग आप ये लेके चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ओनली थिंग, जैसे मनी इज द ओनली मोटिव ऑफ एनी जॉब और मनी शुड बी द ओनली मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। तो बिजनेस के लिए सिर्फ मनी कमाना जरूरी नहीं, बाकी चीजों का ध्यान रखना भी तो जरूरी है कि कहीं उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। इन सब चीजों का बराबर रखने के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना कि हिडन कंपैरेटिव ऐसे कौन सा है
और उसको कैसे करना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का जो मैंने अभी आपको बताए थे। जैसे कि जॉब में मनी सबसे बड़ी चीज है, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? अदर थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। और वो अदर थिंग्स क्या है? प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन, जॉब के अंदर जो वहां का आपका स्टाफ है उसका, जैसे बॉस आपका अच्छा हो, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे? वही चीज पैराफ्रेजिंग एंड पोजीशन, और पोजीशन में लिख दोगे आप आई डिसएग्री विद दिस व्यू पॉइंट बिकॉज आई बिलीव दैट अदर फैक्टर्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगली चीज आधा मन, जैसे मैं कह रहा हूं कि जॉब में मनी जरूरी है, वो कह रहे हैं तो मनी क्यों जरूरी है ये बताना पड़ेगा। यू हैव टू गिव 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट देने होते हैं। उसके बाद 2 अदर फैक्टर्स जैसे प्रमोशन, कॉलीग्स, प्लेस, वर्क प्लेस कैसा है, हाइजीनिक है या नहीं है, ये सारी चीजें। कंक्लूजन में वही चीज पोजीशन को रिपीट करना है और समरी देनी है। तो यहाँ पे आप समरी में दोनों पॉइंट्स दे सकते हो या फिर सेकंड पार्ट के पॉइंट्स भी दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट आल्स राइटिंग टास्क 2। आल्स राइटिंग टास्क 2 के अंदर जो आज का हमारा ऐसे था, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर एक हर टाइप के ऐसेज को कैसे आप सॉल्व करें, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके रिगार्डिंग मैंने आज आपको बताया है कि डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे कौन सा होता है, इस ऐसे में को लिखना कैसे है पैराग्राफ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करना है, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, मिक्स, अग्री डिसएग्री के चारों पार्ट मैंने बता दिए हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर बताएंगे डूज एंड डोंट्स, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम ऐसे में करने हैं कि स्कोर बढ़ जाए और कौन से काम ऐसे के अंदर नहीं करने जिससे स्कोर कम होता है। इसके ऊपर अगली वीडियो आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।